दोस्तों नमस्कार। वीज़ा ट्रैवल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आप मेरे साथ देखेंगे कि आप कनाडा वीज़ा और यूएस वीज़ा 101% हाउ कैसे ले सकते हैं। तो दोस्तों बस आप सुनते रहें, ध्यान से वीडियो को स्किप ना करें। जिन लोगों का वीज़ा 2-3 बार रिफ्यूज हो चुका है वो भी इस वीडियो में मेरे साथ बने रहें। जिन लोगों ने कनाडा या यूएस का वीज़ा भी अप्लाई करना है वो भी मेरे साथ इस वीडियो में बने रहें। तो कुछ लोगों को तो ऐसे लग रहा होगा कि 101% कैसे, तो इसीलिए मैंने ये हाउ लिख रखा है। कैसे तो आपको पता चल जाएगा, आप वीडियो देखिए आपको पता चल जाएगा कैसे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपनी स्लाइड शुरू करता हूँ। दोस्तों क्या आपके को लगता है कि वीजा लेने के लिए आपके पास सारी परिस्थितियां थी फिर भी आपका वीजा रिफ्यूज हो गया है, आपको नहीं मिला है? तो दोस्तों कई लोगों के पास बैंक में 5-6 लाख रुपए भी होते हैं, उनके पास जॉब भी होती है, जॉब से पूरे कागज जो लेने होते हैं एनओसी वगैरह सारा कुछ लेके प्रॉपर तरीके से वो एक वीजा फाइल करते हैं, लेकिन फिर भी उनका वीजा रिफ्यूज हो जाता है। तो इसके क्या कारण होते हैं, पहले मैं आपसे ये कारण डिस्कशन करूंगा कि क्यों रिफ्यूज होता है आपका। उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपका लगेगा कैसे, हाउ 100% कैसे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दूसरी हमारे पास आपके पास कोई भी परिस्थिति नहीं है और आपको वीजा कभी नहीं मिल सकता, लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि भाई मेरे पास तो कोई परिस्थिति नहीं है और मुझे कभी वीजा मिल ही नहीं सकता। ऐसा कुछ नहीं है। तो आप हमारे साथ बने रहें, हमारी टीम को ज्वाइन करें, हम आपकी सोच को बदली कर देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूं दोस्तों। अगर आपकी उम्र 23 साल या इससे ज्यादा है, अगर आपकी उम्र 23 साल है, आपको लगता है कि कम उम्र के, अभी एजेंटों ने ऐसे बोल रखा है कि कम उम्र के बच्चों को वीजा ही नहीं मिलता। तो अगर आपकी उम्र 23 साल से कम है, अगर आपके दिल में ये बैठा हुआ है कि आपको वीजा नहीं मिल सकता, आपकी एज कम है, इसलिए आपको 3-4 बार रिफ्यूज हो गया, अभी आपको नहीं मिल पाएगा, तो आप बने रहें, घबराए नहीं। आपके पास कोई भी रोजगार नहीं है, कई लोगों के पास एक दोस्तों यहाँ पे मैं बात बोलनी चाहूंगा, वीजा लेने के लिए 2-3 चीजें जरूरी होती है। एक तो दोस्तों आपके पास फंड होने चाहिए। ठीक है, आपके पास इनकम का सोर्स होना चाहिए कि आप कमाते हैं कुछ। ठीक है, और आपके पास सेविंग होनी चाहिए, और आपकी जो जॉब करते हैं उसके आपके सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। आपके पास इनकम टैक्स के डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो वो डॉक्यूमेंट उसी बंदे के पास होते हैं जो कोई काम करता है। ठीक है, तो उन लोग जो कोई काम नहीं करते उनको लगता है कि हमारा वीजा नहीं लग सकता, तो उनका भी वीजा लगता है। वो कैसे लगता है मैं आपको बताऊंगा, बने रहे। आपका वीजा पहले भी रिफ्यूज हो चुका है, कई लोगों का वीजा रिफ्यूज होता रहता है बार बार, तो वो भी घबराए नहीं, हमारे साथ बने रहे। आपके पास स्पॉन्सर, आपको किसी ने वहां से बुलाया था, स्पॉन्सरशिप या इनविटेशन लेटर भेजा था, तब भी आपका वीजा रिफ्यूज हो चुका है। कई लोगों को लगता है कि वहां से स्पॉन्सर आ गया और उसके बाद हमारा वीजा 101% लगेगा, तब भी ऐसे नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि स्पॉन्सरशिप में भी बहुत सारे लोचे होते हैं कि स्पॉन्सरशिप कैसी होनी चाहिए, उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है वो वहां पे कुछ काम करता है, उसके बैंक में कोई पैसा है, उसके पास अपना घर है, ये चीजें मैटर करती हैं। अगर आपको किसी ने उसके अकाउंट में पैसा जीरो है और उसके पास कोई घर नहीं है, वो खुद ऐसे ही रह रहा है कहीं पे, तो वो आपको स्पॉन्सर कर रहा है, तो आपका वीजा नहीं लगेगा। इसमें भी कुछ लोचे होते हैं, वो भी आपको समझ में आएंगे, आप बने रहें। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपके पास अच्छा बिजनेस नौकरी है, तब भी आपका वीजा रिफ्यूज हो चुका है। कई लोगों के पास अच्छा बिजनेस भी होता है, अच्छी नौकरी भी होती है, बैंक के अंदर बैलेंस भी होता है, उसके पास उनके सारे डॉक्यूमेंट भी बना रखे होते हैं, सीए रिपोर्ट, वैल्यूएशन, सारा कुछ, मतलब प्रॉपर डॉक्यूमेंट जो एजेंट तैयार करवाते हैं वो सारे वो बना के फिर भी उनका वीजा रिफ्यूज हो जाता है। तो वो भी बने रहें, घबराए नहीं, आपका वीजा भी लगेगा। ठीक है, तो उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूँ। दोस्तों अभी यहाँ पे काम शुरू होने वाला है, यहाँ पे दोस्तों हम आपको बताएंगे कि वीजा रिफ्यूजन होने के कारण क्या होते हैं। तो इन वीडियो को भी बिल्कुल ध्यान से सुने, एक एक शब्द को ध्यान से सुनना है आपको। ठीक है, ऐसे ही नहीं सुनना है कि बस जो हो गया सो हो गया। थोड़ा वीडियो लंबा जाएगा, उसके लिए सॉरी कहता हूँ, लेकिन अब सुनना आपको पूरा है। ठीक है दोस्तों,
उसके बाद दोस्तों देखो, सबसे पहले जो वीजा लगने के लिए मेन 2 डॉक्यूमेंटेशन जरूरी होते हैं। सबसे मेन, जो लोग जॉब करते हैं उनके पास फॉर्म 16 होता है, वो भी लगा सकते हैं, आईटीआर भी लगा सकते हैं, और बैंक स्टेटमेंट। तो दोस्तों आईटीआर कैसा होना चाहिए, बैंक स्टेटमेंट कैसी होना चाहिए, आपको मैं आगे चल के पूरा समझाऊंगा प्रॉपर तरीके से। ठीक है, ये कुछ ऐसे सिस्टम होते हैं, देखो जैसे आपकी आईटीआर है, आईटीआर आपकी 5 लाख की है और आपकी सैलरी दोस्तों 25,000 है, तो आप वीजा का फाइल भर देते हो। आपकी आईटीआर आपकी ज्यादा पैसों की भर रखी है, अगर 25,000 के हिसाब से आपकी साल की इनकम देखी जाए तो 3 लाख बनती है, लेकिन आपने आईटीआर 5 लाख की भरी होती है, तो इन चीजों में वेरिएशन आ जाता है, तब आपका वीजा रिफ्यूज हो जाता है। ठीक है, आईटीआर एक मेन सोर्स होता है, एक अच्छी आईटीआर आपके पास होनी चाहिए, तब आपका वीजा लगने में बहुत मदद होती है। बैंक स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट के अंदर दोस्तों मैं आपको आगे चल के एक बैंक स्टेटमेंट भी दिखाऊंगा कि कैसी आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए। अभी दोस्तों आपकी आईटीआर मान लो मैंने बताया था 5 लाख की है, उसके बाद आपका बैंक स्टेटमेंट आपके बैंक अकाउंट में 10 लाख पड़े हैं, तो आपकी जो ट्रांजैक्शन होगी आपकी सैलरी के हिसाब से, वो आपकी आईटीआर को वॉच करेंगे। इन दोनों का आपस में टाइज क्लियर होना चाहिए, इन दोनों का रिलेशनशिप दोनों का क्लियर होना चाहिए। अगर ये हस्बैंड वाइफ है तो इनके पास मैरिज सर्टिफिकेट होना चाहिए, समझ रहे हो। बैंक स्टेटमेंट और आईटीआर अगर हस्बैंड वाइफ है इनके पास मैरिज सर्टिफिकेट होना चाहिए, तब वो क्लियर होता है। ठीक है, अगर आपकी आईटीआर और बैंक स्टेटमेंट में वेरिएशन है तो आपका वीजा लगने का चांस कम हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों टाइज। टाइज देखो मैंने ऊपर भी आपको समझाया, टाइज 2 प्रकार के होते हैं, जो आप डॉक्यूमेंट प्रेजेंट कर रहे हो उनके टाइज क्लियर होने चाहिए। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों एक आपको पता की बात समझाता हूं, जो टाइज होते हैं संबंध, आपके जो इंडिया के अंदर आपके परिवार के साथ अच्छे संबंध होने चाहिए, ऐसा एक हमने वहां पे लेटर लिख के देते हैं, उसको कवरिंग लेटर बोलते हैं। उस लेटर में हमारे को मेंशन करना पड़ता है कि हमारे संबंध, मान लो कुछ लोग बोलते हैं उसके 10 भाई होते हैं, तो वो सोचते हैं कि यार 10 भाई का डिटेल किस लिए डालना, भाई छोड़ यार 2 भाई का डिटेल डाल दे। नहीं दोस्तों, आपको अगर 10 भाई हैं, 5 भाई हैं, 6 भाई हैं, तो आपको पूरे के पूरे वहां पे लिखने हैं। उससे ये साबित होता है कि आपका जो पीछे रिलेशनशिप है वो बहुत बड़ा है, इसलिए आप अपनी फैमिली के पास वापिस मुड़ के आओगे। ठीक है, उसके बाद टाइस का दूसरा मतलब, जो भी आप डॉक्यूमेंट प्रेजेंट कर रहे हैं आपको नहीं पता होता, वो हर चीज को बाज करते हैं आपकी को। ठीक है, आपने बैंक स्टेटमेंट लगाई, आपने आईटीआर लगाई, इन दोनों को वो बाज करके आपको हिसाब लगा के सोचेंगे कि ये आईटीआर आपकी बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से सही है या नहीं है। ठीक है, आपकी सैलरी के हिसाब से आपकी आईटीआर है या नहीं है। अगर इन चीजों को आपका सही पाया जाता है तो आपके वीजे लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप अपनी टाइज को क्लियर तरीके से लिखते हैं, आप अपने फैमिली रिलेशन को ठीक तरीके से बताते हैं, तो आपका वीजा लगने का चांसेस बढ़ जाते हैं। प्रोफाइल, प्रोफाइल दोस्तों आप काम क्या कर रहे हैं, आपकी प्रोफाइल क्या है, उसको आपको ठीक तरीके से प्रेजेंट करना होता है। मान लीजिए आप एक जो, या आप किसी मोबाइल की शॉप करते हैं, छोटी सी एक दुकान करते हैं, तो दोस्तों एजेंट का काम होता है आपको पूरा प्रॉपर तरीके से समझाना कि आप अपनी प्रोफाइल को कैसे प्रेजेंट करेंगे। ये एजेंट का काम होता है। जैसे आप अपनी प्रोफाइल को पूरा प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट करना होता है, आपको समझाना होता है कि आप मोबाइल की शॉप करते हैं, आपका इतना बिजनेस है, आप अब से लेके तब से बिजनेस कर रहे हैं, आप कितना कमाते हैं, आपकी कितनी सेविंग है, इन चीजों को प्रेजेंट करना होता है। ठीक है, ये चीजें अच्छे तरीके से अगर आप प्रेजेंट करोगे तब आपका वीजा लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद दोस्तों जॉब, जो बंदे जॉब करते हैं उनको अपनी जॉब के प्रॉपर डॉक्यूमेंट वहां पे प्रेजेंट करने होते हैं। ठीक है, अगर आपके पास जॉब, मान लो आप कर रहे हैं, मैंने आपको टाइस बताया था, तो जॉब के साथ रिलेशनशिप बैंक स्टेटमेंट का होना चाहिए। आपकी अगर जॉब है तो आपकी सैलरी बैंक स्टेटमेंट के अंदर दिखाई देनी चाहिए। ठीक है, अगर आप जॉब के डॉक्यूमेंट लगा रहे हो और आपकी सैलरी बैंक स्टेटमेंट के अंदर दिखाई नहीं दे रही है, तो वो टाइज यहाँ क्लियर नहीं होगा आपका। तो वो चीज आपकी या तो कवरिंग लेटर के अंदर मेंशन करना है, आपकी सैलरी जो कैश में ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद दोस्तों बिजनेस, अगर आप बिजनेस है तो बिजनेस के आपको प्रॉपर तरीके से सारे डॉक्यूमेंट वहां पे मेंशन करने हैं और लगाने हैं।
आपके पास बिजनेस अगर आप करते हो, करंट अकाउंट होना चाहिए, एक छोटी सी वेबसाइट होनी चाहिए, एक ईमेल आईडी होना चाहिए, और एक आपके पास जॉब की जो बिजनेस है आपका, उसको फोटोग्राफ्स वगैरह आपको एम्बेसी को भेजना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आपकी जो बिजनेस की टाइज और बिजनेस और आईटीआर और बैंक स्टेटमेंट, ये तीनों की टाइज भी क्लियर होनी चाहिए। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपकी बिजनेस की आईटीआर होनी चाहिए। बैंक स्टेटमेंट में आपकी जो स्टेटमेंट में आपकी ट्रांजैक्शन होगी, तो उसके हिसाब से आईटीआर के अंदर भी ट्रांजैक्शन वो कॉम्पोजिशन आपको साथ में देना है। ठीक है, आईटीआर का कॉम्पोजिशन आपको देना है, जिसमें दिखाया जाएगा कि आपकी इतनी ट्रांजैक्शन को सीए ने वहां पे ऑब्जर्व किया है, ऑब्जर्व करने के बाद उसने उस आपकी आईटीआर भरी है। ठीक है, इन चीजों को टाइज क्लियर रखने हैं आपको सारे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों अपने पास आएगा बुकिंग। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता, वो बुकिंग दोस्तों फेक बुकिंग लगा देते हैं। फेक बुकिंग लगाने से दोस्तों, बुकिंग तो आपको बता देता हूँ, फाइल जाते ही सबसे पहले बुकिंग चेक होता है। आपका बुकिंग बिल्कुल क्लियर पेड बुकिंग होना चाहिए, ये आप बात को ध्यान रखना है। ठीक है, आप उसको पेड बुकिंग लगाना है, और जो भी लगाना है पेड होना चाहिए। उसकी जो वहां पे वो चेक करेंगे तो वो वहां पे इंटरनेट में आना चाहिए। पर्पस देखो दोस्तों, पर्पस एक बहुत ही मेन जरूरी चीज है। आप वहां पे जा किस काम के लिए रहे हो, आप किस काम के लिए जा रहे हो, ये बिल्कुल क्लियर आपको कवरिंग लेटर के अंदर मेंशन होना चाहिए। ये बहुत ही जरूरी, नहायत ही जरूरी चीज है, पर्पस। ये सारी चीजें जो मैंने आपको 4 पॉइंट बताए हैं, अगर आपके 4 पॉइंट क्लियर हैं तो आपको 101% वीजा मिलेगा। आगे और भी है, मैं आपको समझाऊंगा, अभी आपके पूरा दिमाग में आ जाएगा। आप सुनते जाओ। पर्पस दोस्तों, आपको अपना पर्पस वहां पे क्लियर लिखना है। आप पर्पस क्लियर कैसे कर सकते हो? देखो, अभी एक बंदे ने लिख दिया कि भाई मैं वहां पे फलानी फलानी जगह घूमने जा रहा हूँ, तो वो पर्पस क्लियर वो मानेंगे नहीं ठीक ढंग से। ठीक है, आपको वहां पे पूरा क्लियरली मेंशन करना है कि आप वहां पे क्यों जा रहे हो, कि आपने वहां पे अपने ड्रीम्स देने हैं। ठीक है, अपने ड्रीम्स कि आपकी जिंदगी की इच्छा क्या है, वो आपको बनाना है। पूरा पर्पस पूरा क्लियर आपको वहां पे हो जैसे अभी मैं आपको बता रहा हूँ, आपको बिल्कुल क्लियर पर्पस के बारे में मैं क्लियर से समझा दूंगा। तो ऐसे ही आपको वीजा अफसर को पूरा क्लियर पर्पस बताना है कि भाई मैं ये करना चाह रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पे आते हैं, हाउ टू गेट 100% वीजा। लेकिन इससे पहले दोस्तों मैं आपको कुछ चीज़ें दिखानी चाहूँगा, इसलिए मैं यहाँ पे इस वीडियो को एक सेकंड। तो दोस्तों अभी आप आ चुके हैं, मैंने आपको वहाँ से स्लाइड से हटा के अपनी एक आईटीआर के ऊपर लेके आया हूँ। इसके अंदर दोस्तों ध्यान देने वाली बातें क्या क्या है मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो दोस्तों, यहाँ पे ग्रोस इनकम यहाँ पे इस बंदे की दे रखी है। ग्रोस इनकम इसकी 6,40,241 है। तो डिडक्शन आफ्टर चैप्टर 4A 2,81,876। मतलब दोस्तों मान लो आपने अपनी फाइल के अंदर आईटीआर में आपने 6,40,000 रुपये भर दिया। ठीक है, आप मान लो जॉब कर रहे हो, तो जॉब कर रहे हो, 6,40,000 आपने भर दिया, 2,81,876 रुपये का आपने यहाँ पे चैप्टर 4A के अंदर दिखा दिया कि मेरी सेविंग है। वो सेविंग के आपको प्रूफ वहां पे अटैच करने होंगे, दिखाना होगा कि 2,81,000 रुपये आप कटवा रहे हो, तो वो वहां पे उसकी टाइज क्लियर होनी चाहिए आपकी। आपने अगर चैप्टर 4A में कंपोजिशन लगाओ, पहली बात तो कंपोजिशन साथ में लगाओ, वहां पे वो दिखाएगा सीए कि भाई उसने कहाँ कहाँ से ये डिडक्शन की है, वो क्लियर होना चाहिए बीजा अफसर को। ठीक है, उसके बाद टोटल इनकम आपकी आ जाती है, फिर उसके बाद आपका टैक्स आ जाता है। तो ये चीजें ध्यान देने वाली होती हैं। तो टीडीएस आपका कटा, आपने टैक्स अगर पेड किया हुआ है तो वो आईटीआर बहुत ही अच्छी आईटीआर मानी जाती है। जैसे 6,40,000 रुपए की अगर आपकी आईटीआर है तो अच्छी आईटीआर मानी जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो कुछ लोग क्या करते हैं, ये चीज सारा तामझाम वो सोचते हैं कि इसमें क्या है, कोई बड़ी बात थोड़ी है, इसको डुप्लीकेट बना देते हैं। तो दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ, ये सारा कुछ चेक हो जाता है ऑनलाइन। लेकिन डाटा, कुछ लोगों की सोचनी ये है कि ये भाई डाटा का मैटर है, तो हमारा डाटा उनके पास कैसे जा सकता है। तो भाई डाटा तो दोस्तों चला जाता है, लेकिन इसमें से बहुत कुछ ऐसा है कि उनके पास नहीं जा सकता। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं वो जो चेक कर सकते हैं। वो क्या चेक कर सकते हैं वो मुझे पता है, लेकिन आप उस चीज में छोड़ो अभी।
बस आपको ये समझ लेना है कि आपकी जो आईटीआर है आपको उसकी पूरा क्लियर होनी चाहिए। अगर देखो आपकी ग्रोस इनकम आप इतनी दिखा रहे हो, उसके बाद आप चैप्टर 4A में दिखा रहे हो, तो आपको चैप्टर 4A में आपने 2,81,000 की जो डिडक्शन दिखाई है वो आपको वहां पे क्लियर करना है कि आपकी इतनी डिडक्शन है। आपने वहां पे अपनी जो भी आप सेविंग कर रहे हो वो सेविंग आपकी कौन से अकाउंट में जमा हो रहा है, आपने कौन सी पीएलआई करवा रखी है, एलआईसी करवा रखी है, वो एलआईसी जो भी है आप भेजेंगे साथ में, उसका जो टोटल जोड़ 2,81,876 पे बनना चाहिए। ठीक है दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूंगा एक बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट अंदर देखो दोस्तों, इसमें सबसे पहले तो आपकी बैंक स्टेटमेंट के ऊपर स्टैंप लगा होना चाहिए। बैंक का स्टैंप लगा होना चाहिए जब आप एम्बेसी में देंगे, और उसके ऊपर सिग्नेचर होने चाहिए। और दोस्तों इसके अंदर आपको बैंक स्टेटमेंट के अंदर मान लो अभी आपकी सैलरी आई है 74,344 रुपए। ठीक है। तो अगर आपकी ये देखो ये आपस में टाइज होते हैं इनके। ठीक है। अगर आपकी 74,344 रुपए के हिसाब से 12 मंथ की सैलरी निकाली जाए तो 8,92,128 रुपए आपके बनेंगे। तो दोस्तों 8,92,128 रुपए आपकी आईटीआर होनी चाहिए। तो एक बात तो ये क्लियर हो गई। उसके बाद दोस्तों अगर आपका यहाँ पे बैलेंस 19,01,077 रुपए है, तो आप यहाँ पे अगर जो आप स्टेटमेंट दे रहे हो उसके अंदर आप 8,92,128 रुपए के से ज्यादा जैसे 50 लाख रुपए की आप ट्रांजेक्शन मार रहे हो, तो उसका आपके पास हिसाब होना चाहिए। वो आपकी बैंक स्टेटमेंट को बाच करते हैं। जैसे आपने 2,10,000 रुपए किसी को ट्रांसफर किए, तो ये कहाँ पे ट्रांसफर हुए हैं इस चीज की टाइज क्लियर होनी चाहिए आपकी। तब आपका, अगर आप ऐसे 20-20 5-5 लाख रुपए की आपने ट्रांजैक्शन बड़ी बड़ी मार के आप सोच रहे हो कि मेरा बैंक स्टेटमेंट बहुत अच्छा बन गया है, तो वो आपका बैंक स्टेटमेंट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है दोस्तों। तो उस चीज को आपको क्लियर टाइज आपकी रखनी है। ये बैंक स्टेटमेंट के फंडे हैं। बैंक स्टेटमेंट आपकी कैसी होनी चाहिए, मैं आपको एक सलाह करता हूँ। जैसे आपकी 74,344 रुपये आपकी सैलरी है, तो दोस्तों अगर आपकी सैलरी आई है उसके बाद आप अपना खर्चा यहाँ पे दिखे, और थोड़ा बहुत आपकी क्रेडिट अगर कोई आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, तो लेकिन वहां पे बस इससे ज्यादा मतलब नहीं होना चाहिए। बस आपको सीधा खर्चा दिखाओ। आपकी 74,344 रुपये सैलरी है, आप उसके अंदर खर्चा दिखा दो 20, 50 हजार, 30 हजार जितना भी आप करते हो, उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे जो खड़ा बैलेंस पीछे का दिखना चाहिए वो बहुत ही मेन होता है। अगर आपके 3 लाख की बैंक स्टेटमेंट दिखा रहे हो, तो यहाँ पे 3 लाख पीछे से भी खड़ा दिखाना जरूरी है। वो जरूरी भी नहीं है लेकिन अगर आप दिखाओगे तो अच्छा है। ठीक है दोस्तों। ये चीज आपको अगर दिखाओगे तो बहुत बढ़िया है। ठीक है। जैसे इसने 1,91,077 रुपये दिखा रखे हैं, तो लास्ट बैलेंस इसका 3-3.5 लाख का है, तो इसका बीजा लग जाएगा। ठीक है। समझ रहे हो ना दोस्तों आप मेरी बात को। अगर आप यहाँ पे 2,10,000 पे आपके कहाँ गए हैं आपको क्लियर होना चाहिए। और आपकी सैलरी का हिसाब वो 6 महीने की आपसे स्टेटमेंट लेते हैं, तो 6 महीने में वो आपका सैलरी को काउंट करके आपकी जो आईटीआर है उसको पूरा वॉच करेंगे। अगर वो आपकी टाइज क्लियर नहीं हुई तो आपका वीजा रिफ्यूज हो सकता है, हो सकता है। तो दोस्तों अभी फिर से स्लाइड के ऊपर चलते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक, चलो उसको छोड़ो आप, अभी स्लाइड। तो दोस्तों अभी हम स्लाइड के ऊपर आ चुके हैं। तो हमने ये वाली स्लाइड कर लिया था। अभी आ गई मुद्दे की बात, हाउ टू गेट 100% वीजा सूचीबद्ध तरीके से। मैंने आपको दोस्तों बताया था, मैं आपको बताऊंगा कि भाई आपको 100% वीजा मिलेगा। तो दोस्तों देखो, मैं आपको ये स्लाइड समझा लेता हूँ पहले, फिर आपको बताता हूँ कि आपको मैं क्यों बोल रहा हूँ 100%। अच्छी कंपनी में अच्छी नौकरी जिसमें आपकी सैलरी 70 से 80 हजार रुपए तक हो। अगर दोस्तों आपके पास अच्छी कंपनी में अच्छी नौकरी है, अगर आपके पास नहीं भी है तब भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको ये देखो सारी चीजें मैनेज हो जाती हैं दोस्तों। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में आपकी नौकरियां लग जाती हैं। तो ये सारा कुछ हो जाता है, हम ऑनलाइन बैठे हैं तो इसलिए ज्यादा बातचीत मैं यहाँ पे नहीं करता हूँ। तो आप ज्यादा जानकारी के लिए आगे बने रहें, मैं आपको बताऊंगा। आपकी सैलरी के मुताबिक आपकी आईटीआर, अगर आपकी जो आपकी सूचीबद्ध तरीके को मतलब समझो, आप जो आपका सारा काम होगा, आपकी जॉब होगी,
आपकी सैलरी के मुताबिक आपकी आईटीआर होगी, आपकी ज्वाइनिंग करने के ज्वाइनिंग लेटर कंपनी, ज्वाइनिंग लेटर आपकी जो ज्वाइनिंग होगी उसका ज्वाइनिंग लेटर प्रॉपर तरीके से कंपनी से लिया जाएगा, जैसा कि एम्बेसी के अंदर माना जाता है। ठीक है, ऐसा जैसा लेटर एम्बेसी में माना जाएगा कि हाँ भी ये लेटर हमारे को मंजूर है, उस तरीके का लेटर वहां से लिया जाएगा। कंपनी के लेटर हेड के ऊपर कंपनी की तरफ से एनओसी लेटर, कंपनी के लेटर हेड के ऊपर उनका मतलब एक एनओसी, मतलब वो आप विदेश जा रहे हो घूमने के लिए, उनसे लिखवा के लिया जाएगा कंपनी से। कंपनी की तरफ से वेरिफिकेशन, अगर एम्बेसी कंपनी को कॉलिंग करती है, कोई ईमेल डालती है, तो वहां पे पूरी वेरिफिकेशन आपकी होगी। ठीक है, तो एक अच्छा बिजनेस और बिजनेस के मुताबिक आईटीआर, अगर आपके पास अच्छा बिजनेस नहीं है तब भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये सारा कुछ मैनेज हो जाता है। करंट अकाउंट, वेबसाइट, ईमेल, लेटर हेड, विजिटिंग कार्ड, ये सारा कुछ दोस्तों मैनेज हो जाता है। लेकिन एक आप नॉर्मल तरीके से आपको पता चल गया कि हाँ भी ये सारा कुछ मैनेज हो जाता है, अपना बना के आप वीजा अप्लाई करोगे तो भी आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा अभी मैं आपको शुरू से लेके एंड तक बोलते आ रहा हूँ कि 100% वीजा कैसे। देखो दोस्तों, अगर मैं आपको बोलूं कि आपको कोई भी पैसा नहीं देना है, एक भी पैसा नहीं देना है, आप आफ्टर वीजा पेमेंट करो, आपको आफ्टर वीजा पेमेंट करना है, आपको कोई भी पैसा पहले नहीं देना है, तो आपके लिए तो 100% वीजा ही हुआ ना। आपका लगे ना लगे आपको कोई टेंशन नहीं है उसमें, सारी टेंशन कंपनी की। ठीक है, उसके लिए आप क्या करोगे, आप अगर आप सोचोगे भाई मेरे पास तो कोई जॉब नहीं है, मैं किस लिए कॉल करूं, नहीं मेरे भाई, आपके पास कोई भी जॉब नहीं है, आपकी जॉब दिखाई जा सकती है, आपकी सारा कुछ बंदोबस्त किया जा सकता है, आपके बिजनेस के डॉक्यूमेंट बनाए जा सकते हैं, सारा कुछ हो सकता है। आपको धैर्य रखना है और इन नंबरों पे कॉल करके आपको बातचीत करनी है। इस मेल आईडी के ऊपर आप हमारे से वार्तालाप कर सकते हैं। अगर आपके पास इनमें से कोई भी कुछ भी नहीं है तो घबराएं नहीं, नीचे दिए नंबरों पर संपर्क करें। ठीक है, तो दोस्तों 100% मैंने आपको क्यों बोला, 100% मैंने आपको इसलिए बोला क्योंकि आपको वीजा के पहले कोई भी पैसा नहीं देना है। आपको सारा पैसा, जो भी पैसा देना पड़ेगा, जो भी फीस वास, जो पैसा लगता है, वो सारा आपको आफ्टर वीजा देना है। तो आपके लिए तो 100% वीजा होगा। और अगर आप ये सारी चीजें जो हमने आपको स्लाइड में समझाई हैं, अगर सही तरीके से करके वीजा अप्लाई करोगे तो आपका वीजा कभी भी रिफ्यूज नहीं होगा। तो ज्यादा जानकारी के लिए आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, आपकी उम्र कम है, ये सारे क्वेश्चन अगर आपके हैं तो आप इन नंबरों पे एक बार कॉल जरूर कर लेना, या एक बार कॉल करके या मेल डाल के आप पूछ सकते हैं। आपसे कोई पैसा नहीं मांग रहा है, अगर आपको पसंद आएगा तो आप करना, नहीं पसंद आता तो मत करो। ठीक है, आपको पैसा कोई नहीं देना, आपको पहले एक बात मैं आपको श्योरिटी बोल रहा हूँ, आपको कोई पैसा पहले नहीं देना पड़ेगा। जो भी है आपका सारा बंदोबस्त करने के बाद, वीजा लगने के बाद आप वो चीज दोगे, जो भी देना है, आपका फीस वगैरह जो भी फीस होगा वो आपको बाद में देना पड़ेगा। ठीक है, तो इन नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो हमारी टीम 24 घंटे मतलब आपकी सेवा के लिए हाजिर रहेगी। तो यहाँ पे दोस्तों मेरी वीडियो समाप्त है। अगर आपका कोई सवाल, कोई कमेंट होगा तो आप डाल सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं। अगर आप कुछ भी सीखने को मिला, थोड़ी सी भी चीज, तो प्लीज आप लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। जय हिंद, जय भारत।